चलो, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग। सो अगेन थ्योरेटिकल चैप्टर, थोड़ा प्रैक्टिकल भी है इसमें, बट मेजॉरिटी ऑफ इट इज थियरी ओनली। और काफी सारी थियरी थोड़ी टेक्निकल है, हेवी हेवी वर्ड्स यूज किए गए। ऑब्वियसली आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू एवरीथिंग, बट काफी सारी चीजें इसमें लर्निंग पार्ट भी रहने वाला है। तो मेक श्योर योर फॉर्मूला बुक इज रेडी। साइड बाय साइड हम इंपॉर्टेंट चीजें लिखते जाएंगे, ठीक है? चलो, लेट्स स्टार्ट। सैम्पलिंग पहले तो क्या होता है ये मैंने तुमको जनरल आइडिया दे दिया है। सिंपल एग्जांपल, डेटा इज वेरी वास्ट। हर एक सिंगल वैल्यू हम स्टडी नहीं कर सकते, हर एक सिंगल वैल्यू को कंसिडर नहीं कर सकते। इसलिए व्हाट वी डू इज, उस डेटा में से छोटा सा एक सैंपल निकालते हैं। जैसे ब्लड का सैंपल निकालते हो पूरे बॉडी में से, वैसे ही डेटा में से छोटा सा एक सैंपल निकालेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, जो पूरा डेटा है उसको एकदम यूनिवर्स बोलेंगे या फिर पॉपुलेशन बोलेंगे। पूरी पॉपुलेशन या फिर यूनिवर्स बोले, समझ में आया? और instead of studying the whole universe or the whole population, we study a sample which is derived from the universe, drawn from the universe। यूनिवर्स में से एक सैंपल ड्रॉ करेंगे और उस सैंपल को स्टडी करेंगे, और सैंपल के आंसर से यूनिवर्स का आंसर एक प्रेडिक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? होल पर्पस ऑफ सैम्पलिंग इज व्हाट, instead of studying the whole universe, study the sample drawn from the universe, use some statistical tools to study the sample and determine the same statistical tool for the पॉपुलेशन और यूनिवर्स। समझ में आया? सो अलग अलग, अब तुम फिर मीन भी यूज कर सकते हो, मीन मीडियन मोड तीनों भी यूज कर सकते हो, या मेजर डिस्पर्जन में से भी कोई भी यूज कर सकते हो। लेकिन मेजॉरिटी हम क्या यूज करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी में कौन सा, मीन, और मेजर डिस्पर्जन में कौन सा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन विल बी द टू main measures which we are going to study here. ठीक है? Then इधर introduction. There are situations when we would like to know about a vast, infinite universe or population, but some important factors like time, cost, efficiency, vastness of the population make it almost impossible. Amit, please. Almost impossible to go for a complete enumeration of all the units constituting the population। यही उन्होंने बोला कि it is so vast कि practically it becomes impossible। ये तुम्हारा क्या फालतू पढ़ना चल रहा है? बीच में रखो ना, दोनों को मिलेगा तो। फालतू मस्ती चल रहा है। कहाँ था मैं? हाँ, instead we take recourse to selecting a representative part of the population and infer about the unknown universe on the basis of our knowledge from the known sample। इसका एक शॉर्ट नोट बना लेंगे पहले तो, राइट डाउन। Sometimes due to the vastness of the whole population, write down, sometimes due to the vastness of the whole population or the whole universe, we study, we select and study, we select and study a representative part sometimes due to vastness of the whole population or universe, we select and study a representative part of the whole universe. We select and study, we select and study a representative part of the whole universe and infer about the universe and infer about the universe from the analysis of the sample and infer about the universe from the analysis of the sample। प्रोसेस समझ में आई? पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, यूनिवर्स बहुत बड़ी है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव पार्ट
मतलब एक सैंपल निकालेंगे, सैंपल के एनालिसिस से यूनिवर्स के बारे में कुछ ना कुछ एक कंक्लूजन निकालेंगे। इन्फर करना मतलब क्या करना, एक कंक्लूजन निकालना अबाउट द होल यूनिवर्स। क्लियर है? ठीक है, लेट्स रीड अहेड। A somewhat clear picture would emerge out if we consider the following cases. In the first example, let us share the problem faced by Mr. Basu. Mr. Basu would like to put a big order for electrical lamps produced by Mr. Ahuja's company, General Electricals. But before putting the order, he must know whether the claim made by Mr. Ahuja that the lamps of General Electricals last for at least 1500 hours is justified. मतलब आहूजा क्या क्लेम कर रहा है कि हमारे लैंप्स 1500 आवर्स तक चलेंगे। मिस्टर बासु उस बेसिस पे बहुत सारे लैंप्स का ऑर्डर देना चाहते हैं, हाउएवर देने से पहले ही वांट्स टू वेरीफाई कि सच में चलेंगे या नहीं। मिस मंजू बेदी is a well-known social activist. Of late, she has noticed that the incidence of a particular disease, अच्छा ऊपर का हम केस लॉ बंद उतना ही वैसे छोड़ दिया। पॉइंट वही है कि हर एक लैंप अगर वो लेके टेस्ट करेगा तो फिर सारे लैंप तो खत्म हो जाएंगे, तो यूज क्या करेगा, सारे टेस्टिंग में निकल गए तो समझ में आया। इसलिए वो क्या करेगा, एग्जाम्पल निकालेगा, गिव मी 5 लैंप्स, 5 लैंप्स हम चला के देखेंगे, चेक करेंगे 1500 आज तक चल रहा है नहीं, पांचों के पांचों चल गए तो कैन इन्फर कि अगर ये 5 चल रहे हैं तो पूरा का पूरा जो हम 500 का लॉट लेने वाला हूँ सारे के सारे चलेंगे। समझ में आया? So instead of studying each and every lamp, which is practically impossible, rather practically not feasible, कि सारे के सारे लैंप्स का टेस्टिंग कर दिया तो फिर लैंप्स बेचेगा कैसे आगे। समझ में आया? इसलिए he can afford to test at least 5 of them instead of testing all 500 5000 जो भी उसका ऑर्डर देना है। If all 5 do last for 1500 hours, तो he can infer about the whole population क्या ये 5 सैंपल अगर मैं 5 का उठा रहा हूँ रैंडमली, मैंने कोई भी लैंप लिया उसमें से और पांचों के पांचों अगर 1500 लैंप चल रहे तो पूरा पॉपुलेशन भी चलेगा ही चलेगा। बोलो समझ में आया? Next example, Miss Manju Bedi is a well-known social activist. Of late, she has noticed that the incidence of a particular disease in her area is on the rise. She claims that 20% of the people in her town have been suffering from the disease. In both the situations, we are faced with different types of problems. The first problem is how to draw a representative sample from the population of electrical lamps in the first case and from the population of human beings in our town in the second case. पॉपुलेशन में से सैंपल कैसे निकालें, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। अब लोगों में भी हमको चेक करना है 20% लोगों को सच में डिसीज है या नहीं है, या उसे क्लेम किया जा रहा है। तो वो चेक करने के लिए हम क्या देखेंगे, हर एक इंसान को जा के पूछेंगे नहीं तुमको डिसीज हुआ है या नहीं हुआ है, रैंडम सैंपल निकालेंगे। लेट्स से 100 लोगों को सिलेक्ट किया मैंने रैंडमली, उसमें से चेक करेंगे कि 20 लोगों को मिनिमम डिसीज हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो हम मानेंगे कि अगर इन 100 में से हुआ है तो पूरे 20 लाख में से भी हुआ होगा। अब सैंपल कितने क्वांटिटी का लेना है और कैसे सिलेक्ट करना है, ये दो मेन बड़े सवाल है। The second problem is to estimate the population parameters, that is the average life of all the bulbs produced by General Electricals and the proportion of people suffering from the disease in the first and second examples respectively. फिर सैंपल निकालने के बाद उसके बारे में स्टडी क्या करना है, तो पहले इसमें हमको वो देखना था कि 1500 घंटे चलता है या नहीं लैब्स, और दूसरे इसमें ये देखना है कि डिसीज हुआ है या नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो कितने लोगों को हुआ है, प्रोपोर्शन क्या है, 20% लोगों को हुआ है या नहीं हुआ है, ये हमको चेक करना है। समझ में आया? The third problem relates to decision making, that is there enough evidence once again on the basis of sample observations to suggest that the claims made by Mr. Ahuja or Ms. Bedi are justifiable so that Mr. Basu can take a decision about buying the lamps from General Electricals in the first case, and some effective steps can be taken in the second example with a view to reducing the outbreak of the disease. कि फाइनली जो हमने कंक्लूजन बनाया है सैंपल से पॉपुलेशन के बारे में, इज इट इनफ एविडेंस, क्या मैं सेटिस्फाइड हूं कि पांचों के पांचों बल्ब चले तो पूरा पॉपुलेशन चलेगा, एम आई सेटिस्फाइड, इज इट इनफ एविडेंस, या मैंने और बल्ब चेक करने चाहिए। वैसे ही 20 लाख के पॉपुलेशन के बारे में मुझे कंक्लूजन बनाना है, क्या 100 लोगों में से मैं डिसाइड कर सकता हूँ, या मैंने थोड़ा कम सैंपल लिया है, शुड आई इंक्रीज द सैंपल, थोड़े और लोगों को चेक करना चाहिए क्या। So is the conclusion which we are making correct and enough from the sample which we have drawn? समझ में आया? तीनों प्रॉब्लम्स उन्होंने समझा। पहला प्रॉब्लम क्या कि सैंपल कौन से चीजों को सिलेक्ट करे, कौन से बल्ब्स को सिलेक्ट करे या कौन से लोगों को सिलेक्ट करे जिनका टेस्टिंग करना है। दूसरा
क्या टेस्ट करना है पहले वो देखो, पैरामीटर उनको क्या देखना है, जहाँ वहां पे 1500 आज था, यहाँ पे डिसीज हुआ है या नहीं वो देखना है। और तीसरा, जो हमने सैंपल उठाया वो इनफ है या नहीं, और शुड बी टेस्ट मोर। समझ में आया? नेक्स्ट, वी कंसिडर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस और टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस बिफोर डिसीजन मेकिंग। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सैंपल सर्वे। ठीक है, इसमें से वैसे कोई कंक्लूजन बनाने लायक कोई पॉइंट नहीं था, ये पूरा का पूरा दोनों तीनों पैराग्राफ कट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स ही है। एक शॉर्ट में सिर्फ कंक्लूजन से उतना लिखेंगे कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। सो राइट डाउन। लास्ट, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस एंड टेस्ट ऑफ, हाँ ठीक है वो भी लिख लेंगे, चलो राइट डाउन। Three basic problems faced in sampling. Three basic problems faced while sampling. पहला, how to draw a sample from the population. How to draw a sample from the population. Second, which parameter of the population is to be tested. Which parameter of the population is to be tested. जैसे यहाँ पे हमको अलग अलग एग्जाम्पल में अलग अलग, बल्ब्स के एग्जाम्पल में 1500 घंटे वाला टेस्टिंग करना है, और ह्यूमन पॉपुलेशन के एग्जाम्पल में हमको डिसीज हुआ है या नहीं हुआ है, या रादर प्रोपोर्शन कि कितने लोगों को डिसीज हुआ है। डिसीज हुआ है या नहीं हुआ है ये नहीं देखना है, प्रोपोर्शन 20% लोगों को हुआ है या नहीं हुआ है वो देखना है। समझ में आया? नेक्स्ट, थर्ड, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग एरो करके लिखो। Is the evidence from the sample enough? Third problem is of decision making, और problem क्या है? Is the evidence of the sample enough? बोल समझ में? Write down. Take next point. We consider tests of significance. We consider tests of significance or tests of hypothesis. We consider tests of significance or tests of hypothesis before decision making. Again, not in our portion, test of significance and test of hypothesis. So won't go too much into detail, but सिर्फ नाम याद रखो, test of significance and test of hypothesis. CFA में ये तुमको सीखने मिलेगा अगर if you do first. NS. Next, basic principles of sample survey. थर्ड प्रॉब्लम क्या लिखा हमने? डिसीजन मेकिंग एरो करके लिखा था, इज द एविडेंस ऑफ सैंपल इनफ। ठीक है,
हाँ, नेक्स्ट रीड करते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सैंपल सर्वे. सैंपल सर्वे इज द स्टडी ऑफ अननोन पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ड्रॉन फ्रॉम डेटा. सैंपल सर्वे का मीनिंग क्या? वही जो हमने सैंपल ड्रॉ किया उसके बारे में स्टडी करना. How can a part of the universe reveal the characteristic of the unknown universe? The answer to this question lies in basic principles of sample survey comprising the following components. So write down. Basic principles of sample survey. Heading दिया तुमने. Basic principles of sample survey. इसमें पहला लिखेंगे लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी. ए लिखो या वन लिखो तुम्हारे हिसाब से. लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी. नीचे रीड करेंगे और उसके बारे में वहीं पे लिख लेंगे. थोड़ा सा टेक्निकल है, फ्यू थिंग्स ऐसे रहेंगे जो अगेन समझने के लिए हमको डिटेल में और भी कुछ पढ़ना पड़ेगा. तो इन शॉर्ट में ऊपर के ऊपर अभी तुमको एक दो चीजें बोलूंगा. देयर विल बी अ फ्यू थिंग्स व्हिच आर नॉट कवर्ड इन आवर मोशन. सिर्फ उसको मेंशन किया गया है यहाँ पे. एनीवेज, according to law of statistical regularity, if a sample of fairly large size is drawn from the population under consideration at random, then on an average the sample would possess the characteristic of that population. लॉ क्या है? लॉ ये कहता है कि अगर तुमने सैंपल अच्छे खासे साइज का लिया है तो सैंपल के बारे में जो मीन आएगा वही तुम्हारा पॉपुलेशन का भी मीन होगा. सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वही तुम्हारा पॉपुलेशन का भी स्टैंडर्ड डेविएशन होगा. सैंपल का कोई भी कैरेक्टरिस्टिक तुम कैलकुलेट करो, जो सैंपल का आ रहा है वही पॉपुलेशन का होगा. दिस इज द लॉ. सिंपल. बट उसके लिए उन्होंने क्या बोला है? लार्ज साइज सैंपल होना चाहिए. तो नोट करेंगे लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी. ये लिखा तुमने, उसमें लिखेंगे इफ फेयरली large sized sample is drawn. If fairly large sized sample is drawn, if fairly large sized sample is drawn, then on an average, the sample would possess the same characteristics. The sample would possess the same characteristics as that of population. The sample would possess the same characteristics as that of population. कौन समझा? Thus, the sample to be taken from the population should be moderately large. In fact, larger the sample size, the better in revealing the identity of the population. The reliability of a statistic in estimating a population characteristics varies as the square root of the sample size. ये लिखेंगे, इसी में पॉइंट लिखेंगे. लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है. द रिलायबिलिटी ऑफ अ स्टैटिस्टिक in estimating a population characteristic varies as the square root of sample size. The reliability of a statistic in estimating a population characteristic varies as the square root of sample size. मतलब हमारा आंसर कितना रिलायबल है? दिस वेरीज विद द स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज. सैंपल साइज जैसे जैसे बढ़ते जाएगा रिलायबिलिटी बढ़ते जाएगी, बिकॉज उसके स्क्वायर रूट का आंसर बढ़ते जाएगा. तो एक प्रोपोर्शनेट उन्होंने रिलायबिलिटी का एक फिगर निकाला है. परसेंटेज बेसिस में हम बोल सकते हैं कि 80% रिलायबल है, 90% रिलायबल है. तो दिस रिलायबिलिटी वेरीज विद द स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज. सैंपल साइज का स्क्वायर रूट निकालो, उस रेशियो में ही तुम्हारा रिलायबिलिटी बढ़ते जाएगा. जिस रेशियो में स्क्वायर रूट बढ़ रहा है उसी रेशियो में तुम्हारा रिलायबिलिटी भी बढ़ेगा. क्लियर हुआ? सैंपल साइज का स्क्वायर रूट जिस प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है उसी प्रोपोर्शन में तुम्हारा रिलायबिलिटी भी बढ़ेगा. एंड ऑन द सेम साइड सैंपल साइज अगर गिर रहा है तो उसके स्क्वायर रूट का जो वैल्यू है उस रेशियो में, जिस रेशियो में गिरा है उसी रेशियो में तुम्हारा रिलायबिलिटी भी गिरेगा. समझ में आया?
आया ना? तो स्क्वायर रूट ही क्यों ले रहा है, ऐसे कुछ नहीं, उसमें डेरिवेशन का कुछ रहेगा जो फ्रैंकली मुझे भी नहीं पता है. देयर शुड बी सम लॉट ऑफ डेटा व्हिच दे मस्ट हैव स्टडीड कि कितने सारे फिगर्स लेने के बाद रिलायबिलिटी बढ़ते जा रही है. हाँ, दिस कैन बी, मतलब कितनी बार हमारा जो स्टैटिस्टिक वो राइट निकला होगा. रिलायबिलिटी इज व्हाट, 80% रिलायबल है, मतलब क्या कि अगर यही डेटा हमने 80 बार मतलब 100 टाइम्स यूज करें तो उसमें 80% टाइम्स हमारा जो आंसर सैंपल का है वही पॉपुलेशन का होगा. समझ में आ रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. सीजीआर का इसका नो रिलेवेंस. बस सिंपल उन्होंने क्या दिया, ऑब्जर्व फ्रॉम अ लॉट ऑफ डेटा कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिलायबिलिटी क्या होता है कि जो हमने सैंपल का आंसर निकाला वही पॉपुलेशन का आंसर है. ये कितनी बार होता है? अगर 80% टाइम्स होगा तो 80% रिलायबल है हमारा आंसर. तो जैसे जैसे सैंपल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली रिलायबिलिटी बढ़ेगी. तो दे मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड थ्रू लॉट्स ऑफ डेटा कि दिस वेरीज विद द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उसका स्क्वायर रूट निकालो. स्क्वायर रूट जिस प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रहा है उसी प्रोपोर्शन में रिलायबिलिटी इंक्रीज होता है. So, not going too much into deep into it, अब उसका कुछ रहेगा डेरिवेशन, आई डोंट नो, बट है. चलो आगे. However, it is not always possible to increase the sample size as it would put an extra burden on the available resource. नहीं तो फिर क्या, सैंपल उतना ही बना लो जितना पॉपुलेशन है, फिर वो मतलब ही क्या बचा, पूरे पॉपुलेशन को स्टडी करना है. तो सैंपल को हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, ताकि कम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को स्टडी करें. तो जैसे जैसे सैंपल साइज तुम इंक्रीज करते जाओगे तो इंक्रीज द रिलायबिलिटी, तो तुम्हारा बर्डन और बढ़ते जाने वाला है. सो समवेयर वी हैव टू बैलेंस कि अगर तुमको रिलायबिलिटी ज्यादा चाहिए तो फिर सैंपल बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन फिर बर्डन तुम्हारा बढ़ेगा. अगर तुमको बर्डन कम करना है तो रिलायबिलिटी पे कहीं ना कहीं तुमको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. बोलो समझ में आया? We make a compromise on the sample size in accordance with some factors like cost, time and efficiency. Apart from sample size, the sample should be drawn at random from the population, which means that each and every unit of the population should have a pre-assigned probability to belong to the sample. हर एक को इक्वल चांस मिलना चाहिए. मतलब ऑब्जर्वेशन में अगर 1000 बिल्स है जो मुझे चेक करना है तो 1000 बिल में से कोई भी बिल में सिलेक्ट कर सकता हूँ. एवरी बिल शुड हैव अ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड. समझ में आ रहा है? तभी जाके रैंडमनेस आएगा. अगर सिलेक्ट करते वक्त भी बायसनेस आ गया तो फिर वो रैंडम सैंपल नहीं होगा. रैंडम है मतलब रैंडमली कोई भी उठा के आना चाहिए, तभी जाके ट्रू टेस्ट होगी. समझ में आया? चलो सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया. सेकंड लॉ या सेकंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया. सेम ही है, गोल घुमा के वही बात की है. गोल भी नहीं घुमाया, अगर एग्जैक्टली सेम ही बात की है, बस डायरेक्ट कंक्लूजन उसका वही है. The results derived from a sample, according to the principle of inertia of large numbers, are likely to be more reliable, accurate, and precise as the sample size increases. वापस वही बोला, sample size जैसे जैसे increase होगी वैसे वैसे तुम्हारी जो आंसर आ रहा है या रिजल्ट्स आ रहे हैं ऑफ सैंपल विल बी मोर रिलायबल, एक्यूरेट एंड provided other factors are kept constant. वो तो ठीक है, हर लॉ में हम लिखते हैं other things being constant. This is a direct consequence of the first principle. वही first principle को ही थोड़ा सा अलग वर्डिंग्स में उन्होंने मेंशन किया हुआ है. ठीक है, तो राइट डाउन प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया लिखा तुमने. सिमिलर टू फर्स्ट प्रिंसिपल, सिमिलर टू फर्स्ट प्रिंसिपल, कॉमन लिखो. द प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स. The principle of inertia of large numbers states that the results of a sample
Similar to first rule, the principle of inertia of large numbers states that the results of a sample are more reliable, accurate, and precise as the sample size increases. As the sample size increases. So again, a repeat of the first property only. बस यहाँ पे directly focus is on the reliability. फर्स्ट इसमें से उन्होंने ये बोला कि सैंपल साइज बड़ी रहेगी तो सैंपल वुड बी वेरी सिमिलर टू योर पॉपुलेशन. Since sample is very similar to population, sample का जो आंसर it is more reliable. ये हमने सेकंड प्रॉपर्टी में देखा. बोल समझ में आया? थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन. सी the third principle of optimization. Right on. For a given level of efficiency, cost can be minimized. For a given level of efficiency, cost can be minimized, or for a given level of cost, efficiency can be maximized. Or for a given level of cost, efficiency can be maximized with the selection of an appropriate sampling design. With the selection of an appropriate sampling design. So sampling अगर ढंग से किया हो, sampling का डिजाइन प्रॉपर्ली फ्रेम किया गया हो, तो एक लेवल ऑफ एफिशिएंसी के लिए कॉस्ट मिनिमाइज हो सकती है या फिर एक लेवल ऑफ कॉस्ट के लिए एफिशिएंसी मैक्सिमाइज किया जा सकता है थ्रू सैम्पलिंग. समझ में आ रहा है? बट वो तभी पॉसिबल होगा अगर सैम्पलिंग डिजाइन तुमने ढंग से सिलेक्ट किया हो. क्लियर है? सो पॉइंट अगेन वेरी थ्योरेटिकल. पॉइंट सिंपल है, कॉस्ट एंड एफिशिएंसी का हम बैलेंस कर रहे हैं सैम्पलिंग में. नहीं तो सिंपल है, अगर एफिशिएंसी एकदम अच्छा चाहिए तो सैंपल बहुत बड़ा निकालो, तो फिर कॉस्ट एक्स्ट्रा हो जाएगी. मिनिमम कॉस्ट में करना है, बर्डन कम रखना है, तो फिर कहीं ना कहीं एफिशिएंसी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. ऑप्टिमाइजेशन क्या कहता है कि अगर तुम्हारा कॉस्ट लेवल फिक्स हो चुका है कि इतना ही खर्चा करना है, तो उस कॉस्ट में एफिशिएंसी को कैसे मैक्सिमाइज करें, तो दैट डिपेंड्स ऑन सैम्पलिंग डिजाइन. सिमिलरली अगर तुम्हारी एफिशिएंसी लेवल फिक्स हो चुकी है कि इतना रिलायबल तो मेरा आंसर होना ही चाहिए, तो उतना एफिशिएंसी को अचीव करने के लिए कॉस्ट कितनी मिनिमम हम इनकर करेंगे, ये हम ऑप्टिमाइजेशन से अचीव कर सकते हैं. बोलो समझ में आया? दैट ऑप्टिमाइजेशन डिपेंड्स ऑन द सैम्पलिंग डिजाइन. पॉइंट समझ में आया क्या? पॉइंट नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी. प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी. जैसा लिखा है वैसे के वैसे लिखो दोनों पॉइंट्स. द प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी स्टेट्स दैट a sampling design is valid. The principle of validity states that a sampling design is valid only if it is possible to obtain valid estimates and valid tests. To obtain valid estimates and valid tests about population parameters. Only a probability sampling ensures this validity.
only a probability sampling ensures this validity. मतलब अलग अलग सिनारियोज है, जैसे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वाला सिंपल सिनारियो, कोई कंपनी एक कंपनी का हम चेक कर रहे हैं सारे डेटा, तो कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा पता रहता है एट द ईयर एंड, टुवर्ड्स द ईयर एंड विंडो ड्रेसिंग होता है, सेल्स बढ़ाए जाते हैं, आगे के सेल्स जो एक्चुअल में गुड्स डिलीवर होने वाले अप्रैल में, मई में, उसका बुकिंग मार्च में कर दिया जाता है, फिर बाद में भले वो सेल हो या ना हो, बाद में सेल कैंसिल कर देंगे, लेकिन एटलीस्ट ये साल में तुम्हारा वो सेल दिखना चाहिए, इसलिए सेल को इन्फ्लेट किया जाता है। मे भी खर्चे को इन्फ्लेट कर सकते हैं टू रिड्यूस प्रॉफिट, टू रिड्यूस टैक्स, टैक्स सेविंग के लिए प्लान्स बहुत सारे, अगेन सम थिंग्स आर लीगली यूज्ड, सम थिंग्स आर जस्ट विंडो ड्रेस्ड, तो वी नो समवेयर डाउन द लाइन कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर बहुत सारी चीजें में गफलेबाजी हो सकती है, so we should select a more probabilistic sampling where मार्च के डेटा, फरवरी का डेटा हमने ज्यादा सिलेक्ट करना चाहिए और मिड ईयर के डेटा थोड़ा हमने कम सिलेक्ट करना चाहिए, so depending on the probability of an event occurring, उसके हिसाब से भी सैंपल सिलेक्ट करते आना चाहिए, तभी वो प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी अप्लाई होगा कि जो सैंपल में हमने स्टडी किया वही पॉपुलेशन के बारे में वैलिड है। ये तभी पॉसिबल है जब हम सैंपल सिलेक्ट करते वक्त प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज करें। समझ में आया? पॉइंट क्लियर है? हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा बायसनेस लाना पड़ेगा, वही प्रोबेबिलिटी का कहना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑकरिंग इज हाई, देन उसका सैंपल भी ज्यादा सिलेक्ट करो, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट कंपैरिजन बिटवीन सैंपल सर्वे एंड कंप्लीट एलिमिनेशन, वही बोला है कि फुल डिटेल स्टडी किया तो क्या है, और सैंपल सर्वे मतलब छोटी सी पॉपुलेशन में से छोटा सा पार्टी हमने स्टडी किया तो क्या क्या फैक्टर्स है जिसमें डिफरेंस आएगा, तो अलग अलग दिए, स्पीड, कॉस्ट, रिलायबिलिटी एंड सो ऑन, एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे फटाफट से, नो नीड टू मेक अ नोट ऑफ इट, सिंपल सिंपल पॉइंट्स है। देखो क्या दिया है, when complete information is collected for all the units belonging to a population, it is defined as complete enumeration or census. In most cases we prefer sample survey to complete enumeration due to following factors. पहला है speed. As compared to census, a sample survey could be conducted usually much more quickly, simply because in sample survey only a part of the vast population is enumerated. पूरा स्टडी करना नहीं है, छोटा सा पॉपुलेशन स्टडी करना है तो ऑब्वियसली टाइम कम लगेगा, we can easily increase the speed of doing the whole analysis. Cost. The cost of collection of data of each unit in case of sample survey is likely to be more as compared to census because better trained personnel are employed for conducting a sample survey. ये उल्टा है, कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि कॉस्ट पूरे डेटा को कलेक्ट करने में ज्यादा लगेगा, बट यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, कॉस्ट सैंपल सर्वे, तो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा ऑन ईच यूनिट, पर यूनिट देखा जाए तो पर यूनिट किस में ज्यादा लगेगा, सैंपल सर्वे का, क्योंकि यू नीड मोर स्किलफुल पर्सनल टू कलेक्ट डेटा, सारा ही डेटा कलेक्ट करना है तो क्या लोगों को भेज दो सब कुछ कलेक्ट करके आ जाए, स्पेसिफिक अगर डेटा हमको चाहिए तो उसको हमको ट्रेन करना पड़ेगा कि देख इसमें से यही डेटा चाहिए, इन्हीं लोगों को पूछ, उन्हीं लोगों को पूछ, पहले लोगों को स्टडी कर और फिर उन्हीं से डेटा कलेक्ट कर, सो वी हैव टू ट्रेन द पर्सनल, सो कॉस्ट पर यूनिट डेटा देखा जाए तो कॉस्ट किसमें ज्यादा लगेगा, सैंपल। समझ में? बट व्हेन इट कम्स टू टोटल कॉस्ट, सैंपल सर्वे इज लाइकली टू बी less expensive as only some selected units are considered in sample survey. So ये बोला है per unit cost किसमें ज्यादा, सैम्पलिंग है, अगर टोटल कॉस्ट किसमें ज्यादा, टोटल कॉस्ट किसमें ज्यादा, पूरे सेंसस में, मतलब पूरे एनुमरेशन का, बोले समझ में आ रहा है? तो चलो इसका नोट बना लेंगे, write down difference between sample survey and complete enumeration, bracket में census, difference between sample survey and complete enumeration, bracket में census, difference between sample survey and complete enumeration, जो मेन हेडिंग है वही मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ कंपैरिजन की जगह मैंने डिफरेंस बोला है, डिफरेंस बिटवीन सैंपल सर्वे एंड कंप्लीट एनुमरेशन, कंप्लीट एनुमरेशन में ब्रैकेट में लिख लो सेंसस, पहला लिखो स्पीड,
सैंपल सर्वे इज कंडक्टेड मच मोर क्विकली, शॉर्ट में लिखेंगे सैंपल सर्वे मच मोर क्विकली, सैंपल सर्वे एरो करके लिखेंगे सिंपली मोर क्विक या मच मोर क्विकली। सेकंड लिखो कॉस्ट, cost of collection, cost of collection of data, cost of collection of data per unit, cost of collection of data per unit is higher for sample survey than census. Cost of collection of data per unit is higher for sample survey than census. However, total cost is higher for census than sample survey. However, total cost is higher for census than sample survey. क्लियर है? पर यूनिट देखा जाए तो सैंपल सर्वे में ज्यादा है, बट सिंस नंबर ऑफ यूनिट्स पॉपुलेशन में बहुत ही ज्यादा है तो टोटल कॉस्ट किसके ज्यादा है? सेंसस। क्लियर है? रिलायबिलिटी, the data collected in sample survey are likely to be more reliable than that in a complete enumeration because of trained enumerators, better supervision and application of modern technique. लिख लो, रीजनिंग नहीं लिखेंगे, सिर्फ कौन ज्यादा रिलायबल वो लिखेंगे। सो राइट डाउन डेटा कलेक्टेड इन सैंपल सर्वे more reliable, data collected in sample survey more reliable। ठीक है? accuracy, every sampling is subjected to what is known as sampling fluctuation, which is termed as sampling error. It is obvious that complete enumeration is totally free from this sampling error. टोटल एनुमरेशन मतलब हर एक डेटा अगर तुम कैलकुलेशन कर रहे हो या हर एक डेटा को कंसीडर कर रहे हो तो एक्यूरेसी ऑब्वियसली ज्यादा ही रहने वाली है। सैंपल में से सैंपल में थोड़े चीजों का स्टडी करते हो तो एक्यूरेसी विल बी लोअर। उसी को हम बोलते हैं सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, जो हमने मीन मीडियन मोड में भी देखा था। इफ यू रिमेंबर, मीन इज मच मोर अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, मीडियन इज नॉट मच अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन एंड मोड इज आल्सो अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। ऐसे दिया था इफ यू रिमेंबर। मीन सबसे ज्यादा, मीडियन में ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, मोड पे भी फर्क पड़ता है, तो सबसे ज्यादा किस पे? मीन पे। However, errors due to recording observations, biases on the part of enumeration, wrong and faulty interpretation of data, etc., are prevalent in both sampling and census, and this type of error is not termed as non-sampling errors. So दो errors हो सकते हैं, एक तो तुमने डेटा ही कम स्टडी किया इसलिए सैम्पलिंग एरर, और दूसरा जो डेटा स्टडी किया उसमें भी बायसनेस था, एन्यूमरेटर का कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट था, उसने कुछ डेटा को रॉन्ग इंटरप्रेट किया, उसकी वजह से गड़बड़ हुआ। तो ये सारी चीजें नॉन सैम्पलिंग एरर्स। समझ में आ रहा है? It may be noted that in sample survey, the sampling error can be reduced to a great extent by taking several steps like increasing the sample size, adhering to a probability sampling design strictly, and so on. The non-sampling errors can also be contained to a desirable degree by proper planning, which is not possible or feasible in case of complete enumeration. चलो फटाफट से नोट बनाएंगे इसका। एक्यूरेसी हेडिंग दिया तुमने, उसमें लिखो complete enumeration is more accurate complete enumeration is more accurate than sample survey. Sample survey, next point, well इसी लाइन में, इसी पॉइंट में नेक्स्ट लाइन, sample survey is subjected to sampling errors. Sample survey is subjected to sampling errors, ब्रैकेट में sampling fluctuation.
एक लाइन छोड़ के, इसी पॉइंट में एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट लिखो, सैंपल सर्वे एंड complete enumeration both are subject to non-sampling errors. क्या लिखा होगा? Sample survey and complete enumeration both are subject to non-sampling errors. Non-sampling errors के ब्रैकेट में लिखो wrong interpretation of data, bias of enumerator, etc. अभी सैंपल में भी होना है, सेंसस में भी होना है, बट वो एरर्स जो सेंसस में नहीं होते सैंपल में होते बिकॉज हम कम स्टडी कर रहे हैं उसको सैम्पलिंग एरर्स होते हैं। समझा? नीचे नोट लिखेंगे इसी पॉइंट पे, नोट sampling errors can be reduced, sampling errors can be reduced by increasing the population size, sorry, sample size. Sampling errors can be reduced by increasing the sample size or using probability sampling design. Or using probability sampling design. Next slide. Similarly, note के अंदर ही. Similarly, non-sampling errors can be reduced. Non-sampling errors can be reduced. Non-sampling errors can be reduced by proper planning. By proper planning and training of enumerators. By proper planning and training of enumerators. Clear है? Obviously complete enumeration वो तो ऊपर ही लिख लिया, बट दोनों में भी क्योंकि सेंस का जो सैंपल सर्वे उसमें दोनों एरर्स होते हैं, सैंपल एरर्स भी होते हैं, सैम्पलिंग एरर भी होता है, नॉन सैम्पलिंग एरर भी होता है, उसमें सिर्फ नॉन सैम्पलिंग होता है। सैम्पलिंग एरर उसमें क्यों आएगा? क्योंकि सैम्पलिंग कर ही नहीं रहे कंप्लीट एनुमरेशन, ऑब्वियसली एक्यूरेसी किसमें ज्यादा है तो कंप्लीट एनुमरेशन, बट इट शुड आल्सो बी फिजिबल नो। ई नेसेसिटी, समटाइम्स सैम्पलिंग बिकम्स अ नेसेसिटी, जैसे वही ब्लड का टेस्टिंग, इट इज अ नेसेसिटी, पूरा का पूरा ब्लड टेस्ट ही नहीं किया जा सकता, हमको सैंपल बेसिस पे ही टेस्ट करना पड़ता है, समझ में आ रहा है? समटाइम्स सैंपल बिकम्स अ नेसेसिटी, sometimes sampling becomes necessity when it comes to destructive sampling where the items get exhausted, like testing the length of life of electrical bulbs। वो भी वैसे था, हर एक बल्ब को अगर स्टडी करेंगे तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे बल्ब, उसको फिर आगे यूज कैसे करेंगे? सो कंप्लीट एनुमरेशन पॉसिबल है नहीं, इट बिकम्स अ नेसेसिटी कि अगर तुमको टेस्ट करना है तो सैंपल पे टेस्ट करना, यू कैन नॉट टेस्ट ईच एंड एवरी आइटम। बोलो समझ में आ रहा है? क्लियर है? और सैम्पलिंग फ्रॉम अ हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन लाइक कॉइन टॉसिंग, there is no alternative to sample survey। क्या बोलना है मेरे को नहीं समझ। hypothetical population like coin test tossing, तो सैंपल का कैसे बोले? ठीक है, हाँ वही हो सकता है, मतलब कॉइन हेड और टेल होता है, वी अज्यूम कि 50-50% चांस है, हो सकता है कॉइन में कोई बायसनेस हो, एक साइड हैवी हो एक साइड लाइट हो, प्रिंटिंग रहता है ना हर एक दोनों साइड पे, एक साइड पे कम प्रिंटिंग है एक साइड पे ज्यादा प्रिंटिंग है, कार्विंग ज्यादा है इसमें कार्विंग कम है, एक साइड ज्यादा लाइट एक साइड ज्यादा हैवी है। सो एक्चुअली प्रोबेबिलिटी क्या है हेड्स के आने की और एक्चुअल प्रोबेबिलिटी क्या है टेल्स आने की, अगर ये हमको टेस्ट करना है वैसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स हमको कॉइन टॉस करना पड़ेगा एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, बट हम करते हैं क्या,
हम रैंडमली लेट्स से 100 टाइम्स करेंगे या 200 टाइम्स करेंगे और उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे. सो दैट इज आल्सो सैम्पलिंग, नेसेसिटी सैम्पलिंग ऐसे. ठीक है, बट मोर करेक्ट एग्जांपल इज दिस. ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे. राइट डाउन नेसेसिटी हेडिंग दो, उसमें लिखेंगे समटाइम्स सैम्पलिंग इज अ नेसेसिटी. समटाइम्स सैम्पलिंग इज अ नेसेसिटी. बाद में वो सब. समटाइम्स सैम्पलिंग इज अ नेसेसिटी. एग्जांपल, टेस्टिंग ऑफ लाइफ ऑफ बल्ब्स. टेस्टिंग ऑफ लाइफ ऑफ बल्ब्स. कॉमा करके टेस्टिंग ऑफ ब्लड on sample basis. Testing of blood on sample basis. समझ में आ रहा है? Next आगे क्या दिया? However, when it is necessary to get detailed information about each and every item constituting the population, we go for complete enumeration. If the population size is not large, there is hardly any merit to take recourse to sampling. If the occurrence of just one defect may lead to a complete destruction of the process as in an aircraft, we must go for complete enumeration. अगेन वही होता है ना तुम्हारा कौन सी टेस्ट इसको बोलते हैं, कार्स वगैरह को यूज करते हैं डैश करके, सेफ्टी टेस्ट. ठीक है, जो भी है डजंट मैटर. जैसे मोबाइल फोन्स का भी रहता है, प्रॉप टेस्ट होता है. तो अभी अगर हर एक मोबाइल को गिरा के देखेंगे तो फिर मोबाइल बचने नहीं वाला है. तो सैंपल बेसिस पे करना पड़ता है उनको. एक मोबाइल लेंगे 10 फीट से करेंगे, दूसरा मोबाइल लेंगे 20 फीट से करेंगे, फिर उनको समझ में आएगा कि कितने फीट का रेजिस्टेंस उसके पास है, ड्यूरेबिलिटी क्या है. So obviously it can be done on only sample basis. We cannot do it on whole complete enumeration. हर एक मोबाइल का हमने ड्रॉप टेस्ट किया और फिर एवरेज निकाला कि कितना उसका लाइफ है या कितना उसका रेजिस्टेंस लेवल है, हाइट कौन से हाइट को रेजिस्टेंस दे सकता है, so on. So we have to take a average from the sample itself. We cannot test each and every phone. Anyways, next heading, errors in sample survey. Errors in sample survey. फटाफट से रीड करेंगे. वही दो एरर्स दिए, सैम्पलिंग एरर्स एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स, जो शॉर्ट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. Errors or biases in a in a survey may be defined as the deviation between the value of population parameter as obtained from a sample and its observed value. Errors are of two types. मतलब क्या? पहले तो उन्होंने बोला एरर क्या होता है कि सैंपल और पॉपुलेशन के आंसर में डिफरेंस आना. सैंपल का हमने ऑब्जर्व वाला एवरेज निकाला था कि लेट्स से 10 फीट से मोबाइल तुम्हारा गिरा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एक्चुअल में जब मोबाइल गिर रहा था तो 5 फीट में भी खराब हो गया. समझ में आया? तो वो पॉपुलेशन हो गया और ये सैंपल हो गया. सो ये एरर आ गया कि हमने जो एस्टिमेट किया था फ्रॉम द सैंपल अबाउट द पॉपुलेशन और एक्चुअल में जो पॉपुलेशन का निकला वो गलत है या डिफरेंट है. दैट इज एन एरर. बोलो समझ में आया? इसके ऊपर काफी बार एमसीक्यू आता है, तो ऐसे कैसे लिख लेना है इस डेफिनेशन के ऊपर. अगेन तुमने सेंट्रल टेंडेंसी में भी ये किया था रादर. Deviation between value of population parameter as obtained from a sample and its observed value is called as, वहां पे दिया था error, residue, याद आ रहा है ऑप्शन. एक्चुअली ये सैम्पलिंग वाले क्वेश्चन है जो सेंट्रल टेंडेंसी के इक्यूबी में डाले हुए. Errors or biases in a survey may be defined as deviation between value of population parameter as obtained from a sample and its observed value.
ऑब्जर्व वैल्यू मतलब उसके एक्चुअल वैल्यू जो हम ऑब्जर्व करके बाद में हमको समझ में आया पॉपुलेशन के बारे में, और पहला वाला जो हमने एस्टिमेट किया था वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर एज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सैंपल। सिंपल से चार्ट बनाएंगे। एरर्स उसके दो टाइप्स, सैम्पलिंग एरर्स एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स। एरर्स के दो टाइप, सैम्पलिंग एरर्स एंड दो दूसरा नॉन सैम्पलिंग एरर्स। सैम्पलिंग एरर्स के अंदर हमको फर्दर और तीन चार टाइप्स लिखना है, पहले रीड कर लेंगे प्लान मॉड्यूल पे। Since only a part of population is investigated in a sampling, every sampling design is subjected to this type of error. The factors contributing to sampling errors are listed below. पहला क्या है? Errors arising due to defective sampling design. तुमने sampling design ही defective select की, जहाँ पे probability के हिसाब से select करना चाहिए था तुमने randomly select किया, जहाँ पे randomly select करना चाहिए था तुमने probability के हिसाब से किया। The selection of a proper sampling design plays a crucial role in sampling. If a non-probabilistic sampling design is followed, the bias or prejudice of the sampler affects the sampling technique, thereby resulting some kind of error. Probability के basis पे नहीं कर रहे हो, randomly कर रहे हो, फिर वो randomness में biasness आ सकता है। हो सकता है उसने सारे ऐसे बिल्स लिए जिसमें जैसे 5/5 ऑफ हर महीने का 5 तारीख का, 15 तारीख का, 25 तारीख का ऐसे ही ले लिया, तो एक बायसनेस आ गया। दिस इज नॉट रैंडमनेस। रैंडमनेस तो होना चाहिए कि पूरे 1000 बिल में से कोई भी बिल निकाले, दैट इज रैंडमनेस। तुम कुछ ना कुछ उसमें रूल सेट करके मतलब कुछ ना कुछ बायसनेस आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो जब भी रैंडम सैम्पलिंग होगा तो इट मे बी सब्जेक्ट टू बायसनेस ऑफ द एन्यूमरेटर, समझ में आ रहा है? प्रोबेबिलिस्टिक है तो उसमें बायसनेस नहीं आ सकती, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ही करना है, समझ में आया? एनीवेज, second, errors arising due to substitution. A very common practice among the enumerators is to replace a sampling unit by a suitable unit in accordance with their convenience when difficulty arises in getting information from the originally selected unit. अब कोई एक रैंडम मैंने बिल निकाला, उसमें आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है, फिर मुझे जाके उनको पूछना पड़ेगा कि ये इंफॉर्मेशन आधी अधूरी है, ये कौन सा बिल है, कहाँ से खरीदा था, उसका जीएसटी नंबर रह गया है। अब ये सब कुछ काम बढ़ गया उसका, उसने क्या किया, वापस डाल दिया दूसरा बिल निकाल। समझ में आया? उसके कन्वीनियंस के हिसाब से उन्हें सैंपल का यूनिट चेंज कर दिया, ये होना नहीं चाहिए। बट इन्हीं चीजों की वजह से फिर सैंपलिंग एरर आता है। हो सकता है कि वही बिल उसने जो निकाला था वो एक्चुअली फ्रॉड वाला बिल होगा, सामने वाली पार्टी फेक है इसलिए उसका जीएसटी नंबर भी नहीं लिखा हुआ है, या जीएसटी नंबर जो हमने क्रॉस वेरीफाई किया है उसमें सामने वाले पार्टी का नाम ही नहीं आ रहा है, बट इसने क्रॉस वेरीफाई किया ही नहीं। बोलो समझ में आया? जीएसटी नंबर लेट्स से कितने का होता है, 16 डिजिट्स का उसका होता है शायद, 15 ना जीएसटी नंबर, 15। पहले दो डिजिट स्टेट को डिनोट करते हैं, फिर पैन नंबर आता है, और फिर लास्ट 3 डिजिट्स आर रैंडम। तो ऐसे टोटल 15 डिजिट का तुम्हारा लेट्स से जीएसटी नंबर है, उसने वेरीफाई करना चाहिए था जीएसटी नंबर में सिर्फ पहले 5 डिजिट या लास्ट के 3 डिजिट ही दिए थे, उसने मेहनत ली नहीं कि आगे का उसका क्या है क्या नहीं है, वेरीफाई करे नहीं करे, उसने मेहनत ही नहीं, छोड़ दिया, बिल दूसरा रिप्लेस कर दिया। समझ में आ रहा है? एनीवेज, नेक्स्ट, errors arising owing to faulty demarcation of units. It has its origin in faulty demarcation of sampling units. In case of an agricultural survey, the sampler has usually a tendency to underestimate or overestimate the character under consideration. Demarcation मतलब क्या? Units को हम numbering देते हैं, बिल नंबर 1, बिल नंबर 2, बिल नंबर 3। अब हमने रैंडम सैम्पलिंग में रैंडम नंबर सिलेक्ट किए कि बिल नंबर हम 10th, 15th, 18th एंड 25th ऐसे हम सिलेक्ट करेंगे, ऐसे रैंडम 4 नंबर मैंने निकाले। हाउएवर बिल का नंबरिंग देते वक्त 2-3 बिल से जिसको 18 नंबर थे, तो सैंपल के जो यूनिट्स है, जो पॉपुलेशन के यूनिट्स है, उनको नंबरिंग ही गलत दिया हुआ है, और उसकी वजह से फिर जब हम
बिल्स को सिलेक्ट करेंगे, रैंडम सैम्पलिंग में बिल सिलेक्ट करेंगे, जो बिल सिलेक्ट नहीं होना चाहिए वो सिलेक्ट हो गया, या फिर जो बिल सिलेक्ट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन। नेक्स्ट, हाँ वो क्या था, इन केस ऑफ एन एग्रीकल्चरल सर्वे द सैम्पलर हैज यूजुअली अ टेंडेंसी टू ओवर एस्टिमेट और अंडर एस्टिमेट द कैरेक्टर अंडर कंसिडरेशन। क्या पता, मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, ये समझ में नहीं आ रहा। सैम्पलर मतलब इन्वेस्टिगेटर, जो सैंपल निकाल रहा है, वही। ओवर एस्टिमेट और अंडर एस्टिमेट द कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर अंडर कंसिडरेशन, क्या बता, इग्नोर दिस सेंटेंस एज ऑफ नाउ। कुछ उसका रहेगा प्रॉपर मीनिंग तो मैं बोलूंगा, बट आई डोंट थिंक इट इज रेलेवेंट दैट मच। छोड़ दो सेंटेंस। नेक्स्ट पढ़ो। Errors owing to wrong choice of statistic. One must be careful in selecting proper statistic while estimating a population characteristic. Population के बारे में स्टडी करना है, हमने सिलेक्ट करना चाहिए था मीडियन, बट हम स्टडी कर रहे हैं मीन। तो तुमने स्टैटिस्टिक ही गलत ले लिया। हमने देखना चाहिए था मेजर ऑफ डिस्पर्जन, तुमने सिलेक्ट कर लिया मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखना चाहिए था डेविएशन, तुम काउंट कर रहे हो मीन, कोई फायदा नहीं। सो रॉन्ग चॉइस ही अगर तुमने स्टैटिस्टिक का सिलेक्ट किया है, तो उसके हिसाब से जो सैम्पलिंग सिलेक्ट होगा उसका आंसर तो गलत ही आना है एज पर पॉपुलेशन। बोलो समझ में? एनीवेज, फिफ्थ एक लास्ट है, वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज वेरी डाइवर्स, तो जितना डाइवर्स पॉपुलेशन है उतना सैंपल तुमने बढ़ाना चाहिए। पॉपुलेशन अगर होमोजीनियस है कि सारा डेटा सिमिलर ही है, तो फिर ठीक है, छोटा सा आप उसमें से 5-10 मतलब जैसे बल्ब्स ले लें, अभी एक ही फैक्ट्री में से वो बल्ब बना रहे हैं, तो वी मे अज्यूम ऑल द बल्ब्स आर ऑफ सिमिलर क्वालिटी, इसलिए सारे के सारे टेस्ट करने की जरूरत नहीं, 3-4 भी टेस्ट कर लिए तो मोर देन इनफ। बोल समझ में आया? हमको 5,000 बल्ब्स ऑर्डर करने हैं सेम कंपनी से, सेम फैक्ट्री से, तो वी मे अज्यूम कि द होल पॉपुलेशन इज होमोजीनियस, इसलिए सैंपल छोटा सा भी निकाला, 2 या 3 बल्ब भी सिलेक्ट कर लिए और रैंडमली टेस्ट किया, तो भी मोर देन इनफ। हाउएवर अगर हमको पता है कि हर बल्ब की क्वालिटी अलग अलग है, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा बल्ब सिलेक्ट करना पड़ेगा, अलग अलग क्वालिटी के सिलेक्ट करने पड़ेंगे। सो अगर पॉपुलेशन में वेरिएशन ज्यादा है तो एरर होने के चांसेस भी ज्यादा है। Errors may occur due to variability among population units beyond a degree. This could be reduced by following somewhat complicated sampling design, like stratified sampling, multi-stage sampling, etc. Stratified sampling में ये होता है, पूरे पॉपुलेशन के अलग अलग ग्रुप्स बनाओ, इस क्वालिटी का एक ग्रुप, इस क्वालिटी का एक ग्रुप, इस क्वालिटी का एक ग्रुप, और फिर हर ग्रुप में से सैंपल निकालो। समझ में आ रहा है? वो ग्रुप्स को नाम ही देते हो स्ट्रैटम, वो आगे हम देखेंगे। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में जो ग्रुप्स होते हैं उसको हम नाम देते हैं स्ट्रैटम्स, और फिर उसमें से अलग अलग सैंपल निकालेंगे। बोलो समझ में? तो ग्रुप सैम्पलिंग इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग इज पहले बड़ा सैंपल निकालो, फिर उसमें से और छोटा सैंपल निकालो, फिर उसमें से और छोटा सैंपल निकालो। समझ में आ रहा है? और फिर फाइनल जो छोटा सैंपल बचा उसको टेस्ट करो, ताकि सारा पॉपुलेशन में स्टडी कर पाओ। रैंडमली मत सिलेक्ट करो, पहले बड़ा सैंपल, उसमें से छोटा, फिर उसमें से और छोटा, इट बिकम्स मोर इफेक्टिव। समझ में आया? सही, ये पांचों पॉइंट्स हम लिखेंगे सैम्पलिंग एरर्स के नीचे, जो तुमने चार्ट बनाया उसमें सैम्पलिंग एरर्स के नीचे पहला, ड्यू टू डिफेक्टिव सैम्पलिंग डिजाइन। सैम्पलिंग एरर्स में नीचे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे ड्यू टू डिफेक्टिव सैम्पलिंग डिजाइन, सिर्फ हेडिंग लिखेंगे। सेकंड, ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन। तीसरा, ड्यू टू फॉल्टी डिमार्केशन, ड्यू टू फॉल्टी डिमार्केशन। फोर्थ, रॉन्ग चॉइस ऑफ स्टैटिस्टिक, ड्यू टू फॉल्टी डिमार्केशन। फोर्थ क्या लिखा तुमने? ड्यू टू wrong choice of statistic, और last due to variability in population, due to variability in population।
ड्यू टू वेरिएबिलिटी इन पॉपुलेशन के ब्रैकेट में नीचे एक और पॉइंट लिख लेंगे. दिस कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग this can be reduced by using stratified or multi-stage sampling. This can be reduced by using stratified or multi-stage sampling. So demarcation land boundaries से भी related है. So agriculture तो जिससे relation हो सकता है. तो character का meaning नहीं समझ. हाँ, underestimate और overestimate क्या कर रहे हो समझ में. Demarcation is basically मार्किंग करना. इसका ये यूनिट नंबर 1, ये यूनिट नंबर 2, ये यूनिट नंबर 3. फिर उसमें Character का meaning. वही ना, अंडर एस्टिमेट ओवर एस्टिमेट क्या कर रहा है वही नहीं समझ रहा है. व्हाट इज द कैरेक्टर जो अंडर एस्टिमेट या ओवर एस्टिमेट हो. समवॉट इनकम्प्लीट स्टेटमेंट समझ में नहीं आया. जाने चलो, ये हो गए 5 हमारे सैम्पलिंग एरर्स के रीजंस. ठीक है, नॉन सैम्पलिंग एरर्स में बहुत कुछ डिटेल में कुछ दिया नहीं है. लेट्स जस्ट रीड द पैराग्राफ. ध्यान है सबका. आई नो थोड़ा थियरी है, ध्यान छूट सकता है, बट यू नो द इम्पोर्टेंस. कितने दिन में एग्जाम है, क्या है, किसको कितना है, एक एक मार्क पे कितना फाइट है, तुमको पता है. हर एक को अपने अपने लेवल पर है. आई डोंट नीड टू स्पेसिफाई कि किसको कितनी मेहनत की जरूरत है. Anyways, as discussed earlier, this type of errors happen both in sampling and complete enumeration. Some factors responsible for this particular kind of bias are lapse of memory, जो तुम्हारे साथ होते रहता है. Preference for certain digits, जो मैंने तुमको बोला 5, 10, 15 ऐसे वाले सारे बिल से लेके या उस दिन के बिल से लेके प्रेफरेंस ऑफ सर्टेन डिजिट्स. इग्नोरेंस, psychological factors like vanity, non-responses on the part of the interviewees, wrong measurements. Vanity क्या होता है? Psychological factors like vanity, ego. हाँ, अच्छा गुस्सा, बराबर. Non-responses on the part of interviewees, wrong measurements of the sample units, communication gap between interviewers and interviewees, incomplete coverage, etc. So बहुत सारे reasons दिए, फटाफट से एक लिस्ट बना लेंगे. इसमें से कोई भी वर्ड आएगा और कौन सा सैम्पलिंग एरर है या नॉन सैम्पलिंग एरर है, ऐसे क्वेश्चन में आ सकता है. तो वी शुड नो. तो नॉन सैम्पलिंग के नीचे एक एक लिखेंगे. सबसे पहला लिखो लैप्स ऑफ मेमोरी. अच्छा, ये सारे रीजंस ऐसे हैं जो दोनों में अप्लाई होते हैं कि सैंपल सर्वे करो या पूरे के पूरे पॉपुलेशन को स्टडी करो, इन फैक्टर्स की वजह से एरर आना ही आना है. समझ में आया? तो दीज आर कॉमन टू बोथ, नॉट जस्ट सैंपल. सैंपल सर्वे में भी काम मतलब एरर आएगा, और कंप्लीट सर्वे भी अगर तुमने किया, कंप्लीट एनुमरेशन सेंसस में भी इन चीजों की वजह से एरर आना ही आना है. चलिए, फर्स्ट इज लैप्स ऑफ मेमोरी. सेकंड, प्रेफरेंस फॉर डिजिट्स, प्रेफरेंस फॉर सर्टेन डिजिट्स. थर्ड, इग्नोरेंस. Third था नहीं. Fourth, psychological factors like vanity. Fifth, non-responses. Vanity is basically self-boosting, self-boasting. Overconfidence in yourself is vanity. So तुम चाहे तो vanity के ब्रैकेट में सिंपल overconfidence लिख सकते हो. Psychological factors like vanity, vanity के ब्रैकेट में लिखो overconfidence. Anyways, next लिख रहे हो तुम non-responses on the part of interviewees. जिसका इंटरव्यू ले रहे हो रिस्पॉन्स ही ठीक से देने दे रहे या दे ही नहीं रहे. नॉन रिस्पॉन्सेस ऑन द पार्ट ऑफ इंटरव्यूज. नेक्स्ट, रॉन्ग मेजरमेंट्स ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स. Sampling error यूनिट्स बेसिकली, नॉट जस्ट सैम्पलिंग यूनिट्स. मतलब सैम्पलिंग एरर में क्या आता है कि तुम पूरे डेटा को स्टडी नहीं कर रहे हो, छोटे डेटा को स्टडी कर रहे हो, इसलिए गड़बड़ हो रही है. बट यहाँ पे छोटे डेटा को स्टडी कर रहे हो इसलिए गड़बड़ नहीं है. ये गड़बड़ क्यों है? कि तुम स्टडी गलत कर रहे हो. रॉन्ग मेजरमेंट्स ऑफ द सैम्पलिंग यूनिट. सैम्पलिंग यूनिट्स का अगर करेक्ट मेजरमेंट लिया रहता तो तुम्हारा स्टडी राइट रहता.
सैम्पलिंग की वजह से प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, सैम्पलिंग के आगे जो स्टडी कर रहे हो वो स्टडी में गड़बड़ है, इसलिए वो सैम्पलिंग एरर में नहीं, नॉन सैम्पलिंग एरर में है। क्या लिखा तुमने? हाँ, रॉन्ग मेजरमेंट्स ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स लिखा। नेक्स्ट लास्ट इज कम्युनिकेशन गैप बिटवीन इंटरव्यूअर्स एंड इंटरव्यूइज। हाँ, और एक और है इनकम्प्लीट कवरेज। यही पूछ सकते हो, रॉन्ग मेजरमेंट्स ऑफ द सैम्पलिंग यूनिट्स, क्योंकि कंफ्यूजन क्या है, वर्ड्स वहां पे आ गए। सैम्पलिंग यूनिट्स इज अ टाइप ऑफ व्हाट एरर? सैम्पलिंग एरर, नॉन सैम्पलिंग एरर, या और भी कुछ ऑप्शन दिया रहेगा फालतू? हम टिक करके आएंगे सैम्पलिंग एरर, क्योंकि वर्ड है सैम्पलिंग यूनिट्स, तो हम टिक करके आ जाते हैं। सैम्पलिंग के बारे में बात करें तो सैम्पलिंग एरर होगा, और सैम्पलिंग एरर नहीं। सैम्पलिंग एरर कौन से होते हैं? जो कम पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हो इसलिए एरर आ रहा है, समझ में आ रहा है? बट कम पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हो, पॉपुलेशन कम सैंपल को स्टडी कर रहे हो, सैंपल बराबर से सिलेक्ट किया रहा है, तुम स्टडी करने का तरीका ही गलत था, तुमने जो मेजरमेंट्स लिए वही गलत थे, बोलो समझ में आया? तो उसकी वजह से सैम्पलिंग की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स एसोसिएटेड विद सैम्पलिंग। पॉपुलेशन और यूनिवर्स ये बार बार हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, विल जस्ट रीड द पैराग्राफ। आई डोंट थिंक इसमें कोई बड़ा कोई पॉइंट रहेगा जो हम नोट डाउन करेंगे, शॉर्ट में लिख लेंगे। चलो, इट मे बी डिफाइंड, ध्यान दे सबका, पक्का। इट मे बी डिफाइंड एज द एग्रीगेट ऑफ ऑल द यूनिट्स अंडर कंसिडरेशन। पहले तो डेफिनेशन लिख लो, सेम टू सेम वर्डिंग्स आते हैं, वर्डिंग्स गेट कंफ्यूजिंग व्हेन आस्क्ड इन एमसीक्यू। पॉपुलेशन और यूनिवर्स defined as the aggregate of all units under consideration. उसके आगे नेक्स्ट लिखो, पॉपुलेशन साइज इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। population size is denoted by capital N. Population may be finite or infinite. Third point, population may be finite or infinite. Population may be regarded as existent or hypothetical. Population may be regarded as existent or hypothetical. हाइपोथेटिकल मतलब क्या? जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, जो हम सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं, एक्चुअल में कर नहीं सकते। जैसे कॉइन को हमने इनफाइनाइटली टॉस किया, ऐसा ही एग्जांपल दिया उन्होंने, मैंने कॉइन इज टॉस्ड इनफाइनाइटली इज नोन एज अ हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी पॉपुलेशन, क्योंकि एक्चुअल में हम इनफाइनाइट टाइम्स कर सकते हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं है, समझ में आ रहा है? सो सम थिंग्स कैन ओनली बी डिस्कस्ड, कैन नॉट एक्चुअल एग्जिस्ट। तो ऐसे वाले चीजों को हम हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन या इमेजिनरी पॉपुलेशन भी बोल सकते हैं। क्लियर है? से पैराग्राफ मैंने ऊपर के ऊपर बस तुमको मेन पॉइंट्स लिख लिए, बाकी एग्जांपल्स लिखवाए नहीं, एग्जांपल्स वही बार बार दिए उन्होंने, लैम्प्स के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, डिसीज के बारे में, कॉइन टॉस के बारे में, वही सारी चीजें। इफ यू वांट यू कैन रीड इट लेटर, जो मेन पॉइंट्स मैंने लिखवा लिए। नेक्स्ट लिखो सैंपल। अच्छा, इसका हेडिंग चार्जिंग ऑन नहीं था क्या? गरम नहीं है ठीक। अच्छा, ऊपर वाले पॉइंट को हेडिंग दिया था ना पॉपुलेशन, वैसे ही यहाँ पे हेडिंग दो सैंपल। चलो लेट्स रीड। अ सैंपल में बी डिफाइंड
as a part of population so selected with a view to represent the population in all its characteristics. Selection of a proper representative sample is pretty important because sample statistical inferences about the population are drawn only on the basis of sample observations. So यहाँ पे बीच में एक तो फिल स्टॉप होना चाहिए, यहाँ पे ये दो अलग अलग स्टेटमेंट्स है. सैंपल क्या होता है? वी नो, डेफिनेशन सिंपल है. व्हेन few items of the whole population, पूरे यूनिवर्स में से छोटे से आइटम्स या कम नंबर ऑफ आइटम्स हम सिलेक्ट करें तो उसको हम सैंपल बोलेंगे. सैम्पलिंग सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसके ऊपर ही हम एनालिसिस करने वाले और उसके हिसाब से ही हमारे पॉपुलेशन के बारे में हम इंटरप्रेट करने वाले हैं, इन्फर करने वाले हैं. समझ में आया? So I'm not making you write these point, very simple things. Next देखो, if a sample contains n units, यहाँ पे n कौन सा यूज किया है? Small n. Always remember, लिख ही लो रादर, सैंपल में लिखो पहला पॉइंट. तो पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, part of population selected, part of population selected to represent the whole population, part of population selected to represent the whole population. The next line पे, the sample size is usually denoted by small n. The sample size is usually denoted by small n. वहां पे कैपिटल N यूज किया था, यहाँ पे स्मॉल n यूज हो रहा है. A complete list of all the sampling units is known as sampling frame. Complete list of all the sampling units. Complete list of all the sampling units is called sampling frame. ठीक है. सो सारे यूनिट्स मिला के जो सैंपल में आ रहे हैं उसको हम बोलेंगे सैम्पलिंग फ्रेम, और उसमें से कुछ सैंपल सिलेक्ट करते जाएंगे. क्लियर है? पैरामीटर क्या हो रहा है? कब तक है अपना? 5 मिनट बाकी, जो क्यों लोगे? एक्स्ट्रा तो नहीं दे रहा, एक्स्ट्रा लोगे तब रोल ले लो. नेक्स्ट लिखो पैरामीटर. अगेन इसके ऊपर एग्जाम में 2 बार एक क्वेश्चन आ चुका है. पैरामीटर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ऑप्शन में वही होता है, अलग अलग पॉपुलेशन, सैंपल, यूनिवर्स एंड सो ऑन. So yes, it is a characteristic of population. Population and universe is same. Parameter इसमें लिखना है, it is a characteristic of population based on all the units of population. ये भी लिख लो उसी के आगे. It is a characteristic of population based on all the units of population. मतलब क्या कि पॉपुलेशन के बारे में क्या स्टडी करना है, वो हमारा पॉपुलेशन को पैरामीटर है. और वो पैरामीटर हम स्टडी करेंगे एक्चुअल में किसका? सैंपल का. सैंपल का स्टडी करेंगे और उससे पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में इन्फर करेंगे या कंक्लूड करेंगे. बोले समझ में? बट आवर मेन पर्पस बिकम्स कि पॉपुलेशन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है या कौन सा स्टैटिस्टिक है जो हमको स्टडी करना है. समझ में आ रहा है? सो दैट इज नोन एज पैरामीटर, द थिंग टू बी स्टडीड, द स्टैटिस्टिक टू बी कैलकुलेटेड. समझ में आ रहा है? बट वो हम पॉपुलेशन के बारे में सोचेंगे कि पॉपुलेशन का हमको क्या स्टडी करना है, उसके हिसाब से सैंपल का भी वही स्टडी करेंगे. बोले समझ में आ रहा है? Anyways, let's read. Statistical inferences are drawn about population parameters based on the sample observations drawn from the population. In the first example, we are interested about the parameter population mean. If x denotes, क्या लिखा है? जानो, ठीक है वही रहेगा. If x denote, x ए क्या बोला हमने?
अच्छा तो ये एक्स ए नीचे होना चाहिए. If XA denotes the eighth member of the population, then population mean, which represents the average length of life of all the lamps produced by General Electricals, is given by. So the normal formula is summation x upon n, capital N, where n denotes the population size, the total number of lamps produced by the company. In the second example, we are concerned about the population proportion. सेकंड एग्जांपल में हमको क्या देखना है, कितने परसेंट लोगों को डिसीज हुआ. सो प्रोपोर्शन इज मोर इंपॉर्टेंट. पहले इसमें एवरेज लाइफ देखना था, यहाँ पे प्रोपोर्शन ऑफ बल्ब्स, सॉरी प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन हैविंग द डिसीज, ये देखना है. तो पैरामीटर क्या देखा जा रहा है, पहले इसमें एवरेज, दूसरे इसमें परसेंटेज. समझ में आ रहा है. So in the second example, we are concerned about the population proportion P, representing the ratio of the people suffering from the disease to the total number of people in the town. Thus, if there are X people possessing this attribute, that is suffering from the disease, then we have P is equal to X upon N. Simple सा ratio दिया उन्होंने, जितने लोगों को disease हुआ है upon total number of population. Another important parameter, namely the population variance, to be denoted by S square, is given by, ये भी formula हम देख चुके हैं, x minus bar x the whole square upon n, summation x minus bar x the whole square upon n. bar x के लिए जगह उन्होंने क्या यूज किया है, mu, जो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हैं. यहाँ पे भी हमेशा पॉपुलेशन और सैंपल में जब भी यूज करोगे तो पॉपुलेशन का मीन विल बी डिनोटेड बाय म्यू, सैंपल का मीन विल बी डिनोटेड बाय बार एक्स. याद रखो, म्यू विल ऑलवेज रिप्रेजेंट पॉपुलेशन का मीन, चाहे तो नोट करके लिख लो, म्यू इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन and bar x will be equal to sample mean. So x minus mu the whole square upon capital N will give us our variance and standard deviation में उसका square root. Clear है. अब पैरामीटर हम स्टडी करेंगे किसका, पॉपुलेशन का. However, वही कैलकुलेशन जब हम सैंपल के रिलेटेड करेंगे तो उसको हम बोलेंगे स्टैटिस्टिक. तो अभी यहाँ पे स्टैटिस्टिक का और नया मीनिंग आ रहा है. हमने कल ही थियरी में जनरल प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस वगैरह देखा था. यहाँ पे वापस स्टैटिस्टिक वर्ड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे यूज अलग है. जब पॉपुलेशन का स्टडी करेंगे उसको हम बोलेंगे पैरामीटर, और जब सैंपल का स्टडी करेंगे उसको हम बोलेंगे स्टैटिस्टिक. देखो आगे, एनएस तुमने क्या हेडिंग दिया था, पैरामीटर दिया और उसमें सिर्फ डेफिनेशन लिखी है ना, और फिर ये नोट लिख लिया, करेक्ट. ठीक है, आगे स्टैटिस्टिक्स हेडिंग लो. फर्स्ट लाइन वैसे वैसे लिखनी है. A statistic may be defined as a statistical measure of sample observation. So बार एक्स क्या है, पैरामीटर या स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक, क्योंकि वो सैंपल के बारे में स्टडी कर रहा है. और म्यू क्या है, पैरामीटर या स्टैटिस्टिक, पैरामीटर. समझ में आया. ठीक है, फॉर्मूलाज तो वही सारे जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं. कितना है ये चैप्टर, ठीक है, नॉट मच, कल खत्म हो जाएगा. यहाँ तक तो हो चुका है अपना, पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स देख चुके हैं. फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट विद सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट. कल जो मेजर है थोड़ा कैलकुलेशन और थोड़ा प्रैक्टिकल है. ठीक है. सीबीटी में ज्यादा था ये चैप्टर, और भी डिटेल में था. ठीक है.